हाय। आज का लेसन रहेगा एजेंसी और सोशलाइजेशन के बारे में। तो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और आप सोचिए कि आपके हिसाब से बच्चों को सोशलाइज करने के लिए और कौन कौन सी एजेंसीज हैं या टूल्स हैं या रिसोर्सेज हैं जो आप यूज कर सकते हैं या जो ऑलरेडी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं। चलिए देखते हैं इग्नू कौन कौन सी एजेंसीज के बारे में हमको बताता है। ये रहेगा यूनिट 3 एजेंसी और सोशलाइजेशन एंड एज यूजुअल सारे के सारे रिसोर्सेज हम लोग डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे और जो मेरा रीडिंग वाला पार्ट होगा वो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग कोड के साथ ये स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा अस्तित्व ही हमें चेंज कराता है और हमें चेंज के साथ हम लोग और मच्योर होते हैं और मच्योर होने के साथ साथ हम लोग अपने आप को बार बार क्रिएट करते जाते हैं, अपनी एक इमेज हम बनाते जाते हैं, है ना। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट में ये दो कॉन्ट्रास्टिंग पार्ट है जहाँ पे एक तरफ हम चेंज होते जाते हैं, हमें बदलाव आते जाते हैं, हम ग्रो करते जाते हैं और दूसरी तरफ हमारी जो एक बेसिक इमेज है, जो हमारी इनर कॉन्शियसनेस है, वो सेम रहती है। एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा है इन्होंने यहाँ पे कि ह्यूमन बिहेवियर आता कहाँ से है, क्या ये सारी चीज हमारा नेचर है या जो हम आसपास से सोशलाइजेशन के जरिए सीखते हैं सिर्फ और सिर्फ ये वही है। तो नेचर वर्सेस नर्चर एक काफी बड़ा डिबेट है साइकोलॉजी में, जहां पे ये बताते हैं कि कुछ चीजें हमारी हेरिडिटरी होती है, हमारे जीन्स में आती है और कुछ चीजें हम लोग अपने एनवायरमेंट से सीखते हैं। तो अल्टीमेटली ये समझने की बात है कि ये दोनों ही फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे ह्यूमन बिहेवियर समझने के लिए। इसके बाद ये बता रहे हैं कि इंसान इंसान की तरह पैदा नहीं होता है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, बट उसको इंसान बनाने के लिए हम सोशलाइजेशन कराते हैं। इसका साथ साथ में ये मतलब नहीं है कि जो हम लोगों ने सीखा है, जो हम लोग को सोशलाइजेशन हमारा हुआ है, वो हमारे लिए कोई कमांड है और हमें उसे ही फॉलो करना है। हम खुद का दिमाग भी लगा सकते हैं और अपनी सोच के साथ अपने डिसीजंस भी ले सकते हैं। या ये लोग पिछले लेसन की कुछ चीजें रिपीट कर रहे हैं जहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो तब होता है जब हम छोटे होते हैं और हम अपनी फैमिली में सोशलाइज हो रहे होते हैं। उसके बाद एक सेकेंडरी स्टेज आता है जब हम बड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे ग्रुप्स में हमारा सोशलाइजेशन होता है। एक ये इंटरेस्टिंग पॉइंट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सोशलाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन में तो हमारे पेरेंट्स हमें अनकंडीशनली एक्सेप्ट करते हैं, बट सेकेंडरी सोशलाइजेशन में ऐसा हो वो जरूरी नहीं है। हमारा जो पीयर ग्रुप होता है वो हमें अलग नजरिए से देखता है और हो सकता है वो हमें उतना इजीली एक्सेप्ट ना करे। तो इस वजह से सेकेंडरी सोशलाइजेशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट भी हो सकता है। यहाँ ये बता रहे हैं कि जो एजेंसीज और सोशलाइजेशन है उनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फॉर्मल, इनफॉर्मल, एक्टिव, पैसिव, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस हम लोगों ने देखा। उसी तरीके से फॉर्मल वो होता है जो हम एक ऑफिस या स्कूल वाले एनवायरनमेंट में सीखते हैं और इनफॉर्मल वो होता है जो हम घर वाले एनवायरनमेंट में सीखते हैं। और एक्टिव वो होता है जिसमें हम ज्यादा फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं और ज्यादा डायरेक्ट हमारा इन्वॉल्वमेंट रहता है सोशलाइजेशन में। और इनडायरेक्ट होता है जिससे हम लोग इनडायरेक्टली सोशलाइज हो रहे होते हैं, जैसे हम बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो उससे हमारा इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से हम काफी सारे अलग अलग तरीके से एजेंसीज को डिवाइड कर सकते हैं, बट जो डिवीजन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे वो होता है माइक्रो लेवल, मीसो लेवल और मैक्रो लेवल। तो उनके बारे में एक बार हम समझ लेते हैं। तो माइक्रो लेवल इन्होंने यहाँ पे इसको बोला है कि जो छोटे लेवल के ग्रुप्स होते हैं और जहाँ पे डायरेक्ट इंटरेक्शन ज्यादा हो रहा होता है, जैसे कि हमारी फैमिली होती है, हमारा पीयर ग्रुप होता है, हमारा नेबरहुड होता है, तो वैसी एजेंसीज को ये माइक्रो लेवल एजेंसीज बोलते हैं। उसके बाद माइक्रो लेवल से जो बड़े ग्रुप साइजेस होते हैं उसको ये मीजो लेवल बोलते हैं, जैसे कि उसमें हमारा रिलीजन आ गया, हमारे पॉलिटिकल ग्रुप्स आ गए, हमारे इंस्टीट्यूशंस आ गए, स्कूल्स आ गए, ये सारा ये मीजो लेवल में कंसिडर करते हैं। और मीजो लेवल के ऊपर मैक्रो लेवल आता है। मैक्रो लेवल में यानी जो हमारी ग्लोबल कम्युनिटीज हो गई, हमारा नेशन हो गया, हमारा सोशल नेटवर्क हो गया, ये सारी चीजें ये मैक्रो लेवल में कंसिडर करते हैं। तो जो पहली एजेंसी के बारे में हम पढ़ेंगे वो फैमिली है। यहाँ पे इन्होंने हैबिटस करके एक टर्म मेंशन किया है जो ये बता रहे हैं कि हम फैमिली से सीखते हैं। हैबिटस वो होता है जो हमारे छोटे छोटे हमारे बिहेवियर और हमारा पैटर्न होता है, उसको ये लोग हैबिटस बोल रहे हैं। जैसे कि हमारा बोलने का तरीका क्या है, हमारी वोकैबुलरी क्या है, हमारा आर्टिकुलेशन कैसा है, हमारा बॉडी का जेस्चर और हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सारे जो छोटी छोटी चीजें होती है उसको ये हैबिटस बोल रहे हैं और वो सारी चीजें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। तो हमारे इनिशियल सोशलाइजेशन में फैमिली क्या क्या रोल प्ले करती है ये उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि इनिशियल लेवल पे फैमिली हमें अफेक्शन प्रोवाइड करती है, हमें प्रोटेक्शन देती है और हमारे बिहेवियरल पैटर्न्स, हमारे हैबिट्स, हमारे एटीट्यूड्स, हमारे जो कस्टम्स है, हमारा जो कल्चर है, वो सारी चीजें हमें सिखाती है।
उसके अलावा जो भाषा हम यूज करते हैं, जो हमारा पॉलिटिकल अफिलिएशन रहेगा, जो रिलीजन हम फॉलो करेंगे, ये सारी की सारी चीजें हमें फैमिली से ही मिलती है। यहाँ पे भी सेम वो पुराने वाले लेसन की कुछ चीजें रिपीट कर रहे हैं, जहाँ पे बता रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग, वार्म और लविंग एनवायरनमेंट अगर आपको फैमिली में मिलेगा तो वो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट सपोर्ट करेगा बच्चे में। और उसी तरह अगर एक नेगेटिव एनवायरनमेंट रहेगा फैमिली में तो बच्चा एंटी सोशल बिहेवियर भी डेवलप कर सकता है उसकी वजह से। कई सारे फैमिली के फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों के डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे फैमिली का साइज क्या है, फैमिली का सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, पेरेंट्स क्या करते हैं, वो ओवर पेरेंटिंग तो नहीं कर रहे हैं या फिर पेरेंटल नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, या फिर बच्चे पे प्रेशर तो नहीं डाल रहे। तो इस तरीके के काफी सारे फैक्टर्स हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एडोलेसेंस ऐसा फेज होता है जहाँ पे बच्चों को पेरेंट्स का ओवर इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चाहते हैं कि पेरेंट्स उनसे एकदम ही दूर हो जाए, वो चाहते हैं कि पेरेंट्स उनके साथ रहे, उनको सपोर्ट करे, बस उनकी हर छोटी छोटी चीज में वो उनको रोके टोके ना। यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो रेबेलियस नेचर टीनेजर्स का होता है उसको हम उनके फिजियोलॉजिकल चेंजेस और बायोलॉजिकल चेंजेस को एसोसिएट कर देते हैं कि इनकी प्यूबर्टी आ रही है, उनके हार्मोनल चेंजेस की वजह से शायद ये थोड़ा सा रिबेलियस फेज में है अभी। लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपनी खुद की आइडेंटिटी की खोज कर रहे होते हैं, और उसकी वजह से उनके जो थॉट्स होते हैं और जो फैमिली के थॉट्स होते हैं और जो पीयर ग्रुप के थॉट्स होते हैं, ये सारे के सारे थॉट्स उनको काफी कंफ्यूज करते हैं, और इस वजह से क्लैशेस ज्यादा होते हैं पेरेंट्स और बच्चों में। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि पेरेंट्स जो सारे रूल्स हैं उनको एक सोशल कन्वेंशन के नजरिए से देखते हैं कि ये चीजें तो हमें करनी ही पड़ती है, जैसे साफ सफाई का एग्जांपल लेते हैं। और वहीं जो बच्चा है, टीनेज बच्चा उसको अपनी चॉइस के हिसाब से देखता है कि ये मेरी चॉइस है कि मैं ये करूंगा या नहीं करूंगा, या जैसे भी करूंगा मैं अपने तरीके से करूंगा। तो एक कल्चरल डिफरेंस आने लगता है पेरेंट्स और टीनेज बच्चों में, इस वजह से थोड़े से क्लैशेस ज्यादा होते हैं उस टाइम पे। यहाँ पे भी वो वही चीज बता रहा है कि बच्चा अपनी खुद की आइडेंटिटी फॉर्म कर रहा होता है और वो सोसाइटी में क्या रोल निभाएगा उसको समझ रहा होता है। इसके अलावा जेंडर के रोल्स भी असाइन होते हैं, तो क्लियरली एक लाइन बन जाती है कि ये वाला जो काम है ये लड़के का है, वो वाला काम है वो लड़की का है। और ये सारे के सारे जो जेंडर रोल्स हैं, जो जेंडर बायसेस हैं, वो हमारी सोसाइटी में आने लगते हैं। इसके अलावा जो जेंडर बायसेस है वो भी बच्चों में यहाँ पे आने लगते हैं, क्योंकि हम बच्चों को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, एक लड़की को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं और एक लड़की को अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। तो ये सोशलाइजेशन जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से काफी सारे जेंडर बायस डेवलप होते हैं। तो इससे पहले कि हम बाकी एजेंसीज के बारे में पढ़े, फैमिली सोशलाइजेशन के बारे में मुझे कुछ चीजें डिस्कस करनी थी। तो जैसे कि हमने पढ़ा हैबिटस के बारे में, तो हैबिटस यानी जो हमारे छोटे छोटे बिहेवियरल पैटर्न्स हैं वो हम लोग फैमिली में डेवलप करते हैं। तो उससे मुझे एक थॉट आया था कि हम लोग किसी चीज से ऑफेंड होते हैं, वो ऑफेंड होना भी हमारा सोशलाइजेशन के थ्रू ही आता है। तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मुझे साला एक गाली लगती थी, मुझे लगता था कि अगर किसी ने साला बोला तो एक बुरा इंसान है और वो एक गाली होती है। लेकिन फिर बाद में जैसे बड़े हुए तो पता चला कि साला एक्चुअली कोई ऑफेंड होने वाली चीज नहीं होती, वो तो एक रिलेशनशिप को बोला जाता है। मेरी वाइफ का भाई साला हुआ, मेरी वाइफ की बहन मेरी साली हुई। तो काफी वियर्ड लगी थी मुझे चीज की, कोई चीज ऑफेंसिव है भी नहीं और उसके बावजूद मैं उससे ऑफेंड हो रहा था। तो आई गेस मैं ये चाहता हूं कि हम सब लोग एक बार इस चीज के बारे में सोचें कि जो चीजें हमें ऑफेंसिव लगती हैं, क्या वो वाकई ऑफेंसिव है या सिर्फ और सिर्फ वो हमारा सोशलाइजेशन का पार्ट है। आज जैसे अगर एक पत्नी अपने पति को कुछ बोल दे तो पति ऑफेंड हो जाता है ना, जबकि वो ऑफेंसिव कोई चीज होती नहीं है। एक पत्नी सिंपली अपने पति से बात कर रही है, वो डिस्कस कर रही है, वो समझना चाह रही है कि क्या चल रहा है और क्यों चल रही है, और अगर वो उसके लिए अपनी आवाज उठा रही है तो एक अच्छी चीज होती है। लेकिन पति उस चीज की वजह से ऑफेंड हो जाता है। तो ये सारी चीजें आई कहाँ से? अल्टीमेटली ये सारी चीजें सोशलाइजेशन के थ्रू ही आती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है समझने के बारे में कि हम इन छोटी छोटी चीजों के बारे में गौर से सोचें और हम क्या सोशलाइजेशन अपने बच्चों को देना चाहते हैं अपनी फैमिली में, उस हिसाब से हम अपने फैमिली का एनवायरनमेंट सेट करें। उसके बाद जब बच्चे थोड़े से बड़े होने लगते हैं, टीनेज हो जाते हैं, या फिर जब हमें पता है कि उनमें एक अच्छी हैबिट हमें डेवलप करनी है, तो उनमें हैबिट डेवलप करने के लिए हम लोग सिंपली उनको एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बेटा आपको ये चीज करनी है। जैसे मान लीजिए कि हम चाहते हैं कि हमारा बच्चे सही टाइम पे उठे और सही टाइम पे सोए, तो हम बच्चों को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। और फिर बाद में जब वो बच्चा वो चीज फॉलो नहीं करता है तो हम उससे काफी इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन एक अच्छी हैबिट इतनी इजीली फॉर्म नहीं होती है। हम अपने खुद के एग्जांपल से समझते हैं।
जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आजकल के टाइम पे ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सब एक बहुत बड़े इश्यूज बन गए हैं, है ना। तो हमारा एक बेसिक रोल जो हमें फॉलो करना होता है वो होता है अपना वेस्ट सेग्रीगेट करना। तो अगर मैं आपको बिना समझाए सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दे दूं कि ये वाला सामान आपको इधर फेंकना है, ये वाला कचरा आपको इधर फेंकना है, और आप ये नहीं करेंगे तो आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, तो आई डाउट आप कोई अच्छा हैबिट उससे फॉर्म कर पाएंगे। तो अच्छे से एक हैबिट डेवलप करने के लिए सबसे पहले मुझे आपको समझाना पड़ेगा कि वेस्ट सेग्रीगेशन क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, और ये सारी चीजें क्या होती है वो समझने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि वेस्ट सेग्रीगेशन हमें क्यों करना चाहिए। आपको पता चलेगा कि वेस्ट सेग्रीगेट अगर हम करेंगे तो उससे कितना अच्छा इंपैक्ट आएगा हमारे एनवायरमेंट पे। फिर ये सारी चीजें समझने के बाद मुझे आपको थोड़ी सी फ्रीडम देनी पड़ेगी कि आप अपना खुद का एक मेथड डेवलप करें कि आप क्या कर सकते हैं कंट्रीब्यूट करने के लिए अपने एनवायरमेंट के लिए। हो सकता है आप चूज करें कि मुझे वेस्ट सेग्रीगेट करना है, हो सकता है आप चूज करें कि मुझे अपना फ्यूल कंजम्पशन कम करना है या अपना कार्बन फुटप्रिंट मुझे रिड्यूस करना है। तो ये सारे तरीके अपने आप में सही हैं। उसके बाद आप अपने एक चूज किए हुए मेथड को बार बार रिपीट करेंगे, फॉलो करते जाएंगे उसको, तब जाके वो आपकी एक अच्छी हैबिट बनेगी। तो इस एग्जांपल से ये क्लियर हो रहा है कि बच्चों को समझाने के लिए भी हम वही मेथड यूज करेंगे जो हम खुद समझने के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब हमें सबसे पहले बच्चों को कोई एक कंसेप्ट समझाना पड़ेगा। जैसे अगर हमें टाइम टेबल बताना है तो टाइम टेबल क्या होता है, टाइम क्या होता है, समय का कंसेप्ट क्या होता है, वो समय का कंसेप्ट हमें पहले बच्चों को बताना पड़ेगा। समय का कंसेप्ट बताने के बाद समय मैनेज क्यों करना पड़ता है वो हमें बच्चों को बताना पड़ेगा। उसके बाद वो मैनेज कैसे कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो तरीके के बारे में हमें उनको थोड़ी सी फ्रीडम देनी पड़ेगी। उसके बाद वो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करेंगे और फिर उनकी एक अच्छी हैबिट फॉर्म हो जाएगी। उसके बाद जेंडर सोशलाइजेशन का टॉपिक इन्होंने मेंशन किया था। तो जेंडर सोशलाइजेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं कन्वे करना चाहता हूं। तो तीन चीजें होती हैं। एक होता है हमारा बायोलॉजिकल सेक्स और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा होता है हमारा जेंडर या जेंडर आइडेंटिटी, और तीसरा होता है हमारा सेक्सुअल ओरिएंटेशन। तो इन तीन चीजों में क्या डिफरेंस होता है ये समझ लेना जरूरी है। तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर एक XX या XY क्रोमोसोम होता है जो हमें बताता है कि हमारा जो सेक्स है वो मेल है या फीमेल है। तो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल होते हैं या फीमेल होते हैं। ये सारी चीजें बायोलॉजी वाले डिपार्टमेंट में आती है, और उसके लिए जो सही टर्म होता है वो होता है बायोलॉजिकल सेक्स। उसके बाद जेंडर यानी मेन और वुमेन, ये एक जेंडर होता है। तो हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे फेमिनिन ट्रेड्स और मैस्कुलिन ट्रेड्स हम लोगों ने बना रखे हैं, और वो फेमिनिन या मैस्कुलिन ट्रेड्स जेंडर से एसोसिएटेड है, सेक्स से नहीं। जैसे कि हम ये अज्यूम करते हैं कि सिर्फ औरतें होती हैं जिनको सजना संवरना पसंद है, खूबसूरत दिखना पसंद है, और मर्द को कभी दर्द नहीं होता। तो ये सारे जो ट्रेड्स हैं ये बायोलॉजी से नहीं आते हैं। बायोलॉजी ऐसा नहीं करती है कि भाई मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को आंसू नहीं आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेल भी रोने की क्षमता रखता है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं ये सोशलाइजेशन के थ्रू आते हैं और ये जेंडर और जेंडर आइडेंटिटी से लिंक्ड होते हैं। उसके बाद फाइनल जो चीज आती है वो होता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन, यानी कि हमारे सेक्सुअल प्रेफरेंसेस क्या है, हम किसको पसंद करते हैं। जो सबसे कॉमन सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है वो होता है कि मेल को फीमेल पसंद है और फीमेल को मेल पसंद है। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्सुअल ओरिएंटेशंस एग्जिस्ट करते हैं, और वो सारे भी अपने आप में नॉर्मल ही हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और डिटेल्स जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। फिर फाइनली मैं प्रोफेशन को अपने फैमिली सोशलाइजेशन से लिंक करना चाहूंगा। तो ये एक सोचने वाली बात है कि हमारे बच्चों का जो पहला एक प्रोफेशनल एक्सपोजर होता है वो हमारे फैमिली के थ्रू ही होता है। अगर आपके घर में कोई मेड है या कुक है तो उनके साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है, वो इंटरेक्शन फॉर्म करता है एक प्रोफेशनल सोशलाइजेशन को। आप उस सिचुएशन में एक बॉस का रोल अज्यूम करते हैं और आपके घर में जो वर्कर है वो एक एम्प्लॉय का रोल लेता है। तो यहां बच्चा सबसे पहला बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप देखता है। तो अगर आप अपने घर में एक बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अच्छा नहीं रखेंगे तो बच्चा भी वही सीखेगा। अगर आप अपने एम्प्लॉय को फ्रीडम नहीं देते हैं, छुट्टी नहीं देते हैं, उसको सवाल जवाब करने का कोई मौका नहीं देते हैं, उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम आती है तो आप उसको डिसरिगार्ड करके उसको खाली जबरदस्ती अपना काम करने पे मजबूर करते हैं या उसको परेशान करते हैं, तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करेगी आपके बच्चे को भी। कल को आपका बच्चा भी एक ऑफिस एनवायरनमेंट में जाएगा तो हो सकता है वो एक एम्प्लॉय बने, और फिर जब वो सिचुएशन में आएगा तो वो याद करेगा कि एक एम्प्लॉय कभी भी पलट के अपने बॉस को कुछ बोल नहीं सकता, उसके साथ फिर चाहे गलत हो रहा हो या सही हो रहा हो। तो ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशलाइजेशन का पार्ट है, और हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि हम कैसा एनवायरनमेंट अपने घर में सेट कर रहे हैं।
क्योंकि वो एनवायरनमेंट बच्चों को सोसाइटी के जो रोल्स हैं वो समझाता है। और अगर हम लोगों ने बच्चों को ये समझा रखा है कि बॉस ही हमेशा सही होता है, हमें बॉस की सारी बातें ब्लाइंडली फॉलो करनी चाहिए, तो अल्टीमेटली वो चीज बच्चे को आगे जाके डिस्ट्रेस कॉज करेगी और वो बच्चे को परेशान करेगी। तो बस यही कुछ 2-4 पॉइंट्स थे जो मुझे मेंशन करने थे। अब हम नेक्स्ट एजेंसी के बारे में पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एजेंसी पीयर ग्रुप के बारे में बताइए इन्होंने। और पीयर ग्रुप में इन्होंने मेंशन किया है कि बच्चों के लिए पीयर ग्रुप का अप्रूवल काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो उस ग्रुप में एक्सेप्ट होना चाहते हैं। नेक्स्ट इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर छोटे छोटे बच्चे आपस में इंटरैक्ट कर रहे हो तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो अपने आप काफी सारी चीजें सीखते हैं उसमें। वो लीडरशिप सीखते हैं, कोऑपरेशन सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं, नेगोशिएट करना सीखते हैं। तो ये सारे स्किल्स जब वो एक ग्रुप में एक्सपोज होते हैं तो अपने आप सीखते रहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि आप बच्चों को कभी डांट लगाएंगे तो बच्चे को पता होता है कि मुझे डांट लगने पे कहाँ जाना है, तो जैसे वो फटाफट से अपना दादा या दादी के पास चला जाएगा और उनके पीछे छुप जाएगा और उसके बाद दादा दादी आपको डांटेंगे कि आप बच्चे को क्यों डांट रहे हो, है ना। तो बच्चे काफी स्मार्ट होते हैं इन मामलों में, वो धीरे धीरे ये सारे के सारे स्किल्स डेवलप करते रहते हैं। ये यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि जब बच्चा एक पीयर ग्रुप में जाता है तो उस पीयर ग्रुप की फिलॉसफी उसकी फैमिली के फिलॉसफी से अलग हो सकती है। उसकी वजह से बच्चे का एक इल्यूजन जो होता है कि हम इसी तरीके से जी सकते हैं वो हट जाता है। बच्चे को पता लगता है कि जीने का और भी तरीका होता है। तो उस वजह से वो एक अपने आप ही एक छोटी सी जर्नी पे निकल जाता है जहां वो एक्सप्लोर करता है कि मुझे कौन सा जीने का तरीका फॉलो करना है। तो इसी दौरान बच्चे को अगर अपनी आइडेंटिटी के बारे में कोई सवाल आता है तो वो अपने फैमिली के पास नहीं, अपने पीयर ग्रुप के पास जाता है और वहां से उसको सपोर्ट मिलता है उन सवालों के जवाब ढूंढने का। इसके अलावा प्यूबर्टी की वजह से बच्चों में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं और उनके सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं, तो उनके अंदर एक सेक्सुअल क्यूरियोसिटी भी आती है और वो उन चीजों के बारे में समझना चाहते हैं। तो उसके लिए भी बच्चे जनरली अपने पीयर ग्रुप को अप्रोच करते हैं और उनसे चीजें सीखते हैं और समझते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहां पे उनको उतना जजमेंट फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों को प्रॉपरली इस चीज के बारे में फैमिली में भी समझा पाए, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उनको किसी सवाल के बारे में जज ना करें और उनसे खुल के इस टॉपिक पे आप डिस्कस कर पाए। इसके अलावा इन्होंने ये भी मेंशन किया है जो हमारे एग्जिस्टिंग बायस है जेंडर के रिलेटेड वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं पीयर ग्रुप्स में, क्योंकि जब बच्चे पीयर ग्रुप में आते हैं तो पीयर ग्रुप में कई सारे बच्चे एक ऐसी जनरल फिलोसफी फॉलो करते हैं कि आप लड़के हो तो आप ये डॉल के साथ नहीं खेल सकते, आप लड़की हो तो आप ये वाला गेम नहीं खेल सकते। ये सारे बायसेस एक पीयर ग्रुप में और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव इंपैक्ट होगा इसका। हो सकता है आपके बच्चे को एक ऐसा पीयर ग्रुप मिले जो काफी ज्यादा ओपन माइंडेड है इस मामले में, और उस एक्सपोजर की वजह से बच्चे में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आए और हो सकता है बच्चे आपके फैमिली के अगर कोई बायसेस हैं उसको छोड़ के एक ज्यादा ओपन अप्रोच फॉलो कर पाए। उसके बाद नेक्स्ट एजेंसी इन्होंने नेबरहुड के बारे में बताया। तो नेबरहुड ऐसी जगह होती है जहां पे अलग अलग फैमिलीज एक साथ एक छोटी कम्युनिटी बना के रहती है और उसमें काफी सारा 1-to-1 इंटरेक्शन भी होता है। तो यहाँ से बच्चे को काफी अलग अलग डाइवर्स तरीके का एक्सपोजर मिलता है कि हर फैमिली अपने तरीके से जीती है, कई सारे प्रोफेशंस होते हैं, कई सारे रोल्स होते हैं सोसाइटी के। और उसके अलावा अगर किसी ग्रुप में कुछ डिफरेंसेस हैं तो वो डिफरेंसेस ओवरकम करके वो नेबरहुड कैसे एक कॉमन गोल को अचीव करता है, ये सारी की सारी चीजें बच्चा नेबरहुड वाले सोशलाइजेशन में सीखता है। तो आई थिंक ये वाला वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने माइक्रो लेवल की एजेंसीज के बारे में पढ़ लिया। अब मीसो और मैक्रो लेवल की एजेंसीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हम कंटिन्यू करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।